नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर, हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है विश्व शक्ति या भगवान से संपर्क। दोस्तों, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, इस पर विस्तार से हम जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इतने करोड़ लोग, इतनी दुनिया में करोड़ों लोग भरे हुए हैं। इन करोड़ों लोगों को अगर हम दो भागों में बांटते हैं, दो वर्ग हमें साफ तौर पर नजर आते हैं। एक वो वर्ग है जो सिर्फ स्वयं के बारे में सोचता है, खुद के बारे में सोचता है। धन संपत्ति अर्जित करता है तो स्वयं के लिए करता है, अगर वो ज्ञान अर्जित करता है तो स्वयं के लिए करता है, बाहर नहीं बांटता। एक दूसरा वर्ग है जो खुद तो कमाता है, लेकिन अगर उसको कहीं खर्च करने का मौका आता है या बांटने की बात आती है तो सिर्फ वो अपने भाई बहनों को बांटता है और या फिर अपने रिश्तेदारों को बांटता है। इससे ज्यादा वो बाहर नहीं जा पाता। ऐसे लोग बिरले होते हैं, ऐसे लोग बहुत कम देखने में आते हैं कि जो स्वयं की कमाई हुई संपत्ति, स्वयं का कमाया हुआ धन, स्वयं की अर्जित की हुई ज्ञान या जिसे अनन्य ज्ञान भी आप कह सकते हैं, कि वो न सिर्फ स्वयं के लिए बल्कि अपने लोगों के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए, बल्कि संपूर्ण मानव समाज के लिए वो उस ज्ञान को बांटना चाहता है। वो चाहता है कि सारे लोग समृद्ध हों, संपन्न हों और आत्मनिर्भर बने। दोस्तों, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। ये हमारी खुशनसीबी, ये हमारा सौभाग्य है कि हम एक पूरी सीरीज उनके साथ करने जा रहे हैं, एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ पूरी सीरीज करने जा रहे हैं कि जिसने अपना पूरा जीवन जो है मानव समाज के कल्याण के लिए लगा दिया है। आज वो खुले चैलेंज के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो कहते हैं कि आप आए, अपनी समस्याओं को लेकर के आए, समाधान मेरे पास है। आप आए तो सही, अपनी बात रखें, फिर मैं आपको सरल मार्ग बताता हूं कि कैसे नहीं होती आपकी समस्याएं हल, कैसे आपको समाधान नहीं मिलता। आज जानेंगे हम, और आज न सिर्फ हम जानेंगे बल्कि पूरी सीरीज हम उनके साथ करने वाले हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे जैसे हमारी सीरीज आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आप अपने सवाल भी हमें कमेंट्स के जरिए कर सकते हैं, हमें हमारे मेल कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों को, आपकी समस्याओं को भी हम अपने प्रोग्राम में शामिल कर सकें। तो आइए मिलते हैं उस शख्सियत से, स्वागत करते हैं कैसे व्यक्तित्व का कि जिसने मानव समाज के कल्याण के लिए बीड़ा उठाया हुआ है। मानव गुरु श्री चंद्रशेखर गुरु जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैंने जैसा कहा कि दो तरह के लोग हैं। आप उन दो तरह में के जो लोग थे उनमें जाना आपने पसंद नहीं किया, एक तीसरी तरफ गए जहां आपने पूरे समाज के लिए, पूरे मानव समाज के लिए आपने सोचा, उसके कल्याण के लिए आपने सोचा। लेकिन ये तो बहुत आगे की बात हुई। हम चाहेंगे कि आज लोग जान सकें, उस व्यक्तित्व को जान सकें, उस व्यक्ति को जान सकें जब वो पैदा हुआ था और जब उसने अपनी यात्रा शुरू करी थी, किस किस से इंस्पायर हुआ था, उसके परिवार की पृष्ठभूमि क्या थी, ऐसा क्या था। तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी पैदाइश से जानना चाहेंगे कि आपका बर्थ कहाँ हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, कैसे आप बढ़े। सर देखिए, मेरा जन्म कर्नाटक में एक तालुका था, बागलकोट बोल के जी, अभी डिस्ट्रिक्ट हो गए अभी जी। जब भी वो तालुक था, वही बागलकोट सीट तालुक में मेरा जन्म हुआ था। अच्छा। और मेरा एक फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था, मेरा डैड वाज अ बिजनेस मैन, नारियल का होलसेल वो बिजनेस करता था। जी जी। बहुत बड़ा बिजनेस था। इससे पहले भी मेरा ग्रैंडफादर भी वही बिजनेस करता था। अच्छा। उसका ही मेरा डैड ने कंटिन्यू किया था। और इससे पहले ये बागलकोट से 4 किलोमीटर में एक छोटा सा गांव है, किरेसूर बोल के। एक्चुअली वो गांव है हमारा डैड का। अच्छा। जब भी इधर मेरा ग्रैंडफादर ने बागलकोट में आके काम करना चालू किया, बाद में खुद का बिजनेस चालू किया, उसी वक्त से पूरा उधर गांव से इधर शिफ्ट हो गया। फिर मेरा जन्म बागलकोट में हुआ है। अच्छा सर, ये बिजनेस की बात हम करते हैं। आपके दादाजी का बिजनेस वही था, फिर आपके पिताजी ने उसी बिजनेस को आगे बढ़ाया। फिर ऐसा क्या हुआ कि आप में से परिवार के बाकी सदस्य उस बिजनेस में नहीं गए, उस व्यवसाय में नहीं गए? ये क्या था, हेरिडिटी बोल के बता देता है। ग्रैंडफादर बिजनेस में था, हमारा डैड भी बिजनेस में था, हमारा अंकल लोग भी, वो भी बिजनेस में था। लेकिन हमारा जो इसमें, हम पहले जो पढ़ाई का बारे में बहुत ख्याल करना, और घर में भी वैसे ही प्रेशर था, अच्छा पढ़ाई करना पड़ेगा बोल के। फिर वो हिसाब से हम 3 ब्रदर्स है। एक बड़ा भाई ने MA BEd किया है,
दूसरा ने इंजीनियर हो गया, बी सिविल। क्या बात है। हाँ, तीसरा मेरा भी बी सिविल हो गया अभी जी। एक एजुकेटेड फैमिली जैसा ये था इसमें से। और 3 सिस्टर्स भी, उसमें भी एक एमए किए थी एक सिस्टर, और 2 सिस्टर उसका शादी होने तक एचएससी किए थे, शादी हो गया। ऐसा ये माहौल में हम लोग ये था। और एजुकेशन में डैड भी 10th तक भी उतना तक ही किया था, बाद में बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया। हाँ, लेकिन सर उस जमाने का 10th बहुत होता था। हाँ, और उन्होंने जो बिजनेस में इन्वॉल्व किया, लेकिन हमारे जैसा नहीं है, मतलब हमारा बच्चों लोग थोड़ा अलग होना चाहिए बोल के उसका हमेशा ख्वाहिश रहता था। वो हिसाब से हम लोग भी, हमारा जो भी एजुकेशन का उसका एक सपोर्ट, इवन मेरा मदर का भी बहुत सपोर्ट था इसमें से, बिकॉज डैडी बहुत बिजनेस में इन्वॉल्व रहता था, उसका पास उतना टाइम नहीं रहता था, लेकिन बाकी जो संभालने का, जो भी ये करने का, मेरा मदर नहीं करता था। तो सर बचपन तो हम जो अक्सर देखते आए हैं कि बचपन रहता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, या किसी भी परिस्थितियों में पले, तो एक सामान्य बचपन आपका निकला या कुछ अलग था? देखिए, मैं पहले से एक अलग टाइप का ही था बचपन में भी जी। जब भी मेरा सोच बहुत अलग रहता था। और जब भी प्राइमरी स्कूल में जाता तो, और उधर भी थोड़ा एक्टिव काम करना है। इवन एक बार ऐसा भी था, जो स्कूल में हमारे फ्रेंड्स लोग जो भी वो स्कूल में नहीं आता तो टीचर बोलते थे उसको बुला के लेके आओ, फिर उसमें से हम भी जाता था उसको बुलाने के लिए, स्कूल छोड़ के। जी जी। मतलब ये अलग अलग टाइप का है ना, मतलब आगे कौन सा भी चीज़ को आगे बढ़ना है, आगे हमारा पार्टिसिपेंट्स रहता था। और इतना ही नहीं है, हम एक बार ऐसा ये था, हमारे एक घर का नज़दीक में एक मंदिर था। अब मंदिर में उसका जो भी पुजारी और बाकी मंदिर का खर्चा के लिए पैसा इकट्ठा करना, जमा करना है, वही एक घर से 1-1 रुपए लेना है बोल के, फिर लेना बोल के मीटिंग में डिसीजन हुआ। जी जी। लेकिन उसका कलेक्ट कौन करेगा बोल के बात चालू हो गया। बात होता है तो फिर उसी टाइम मैंने बोला मैं कलेक्ट करता हूँ। उस वक्त आपकी क्या उम्र थी सर? जस्ट मेरा 8 साल 9 साल था। अच्छा, 8-9 साल था। और उसके साथ मेरा एक फ्रेंड भी था, उन्होंने भी मेरे साथ आता था। शाम को स्कूल छोड़ने के बाद हर घर में जाके 1-1 रुपए पूछने के लिए जाता था। फिर कभी घर से ऐसा नहीं हुआ कि आप पढ़ाई छोड़ करके जो है आप ये इस काम में लगे हुए? नहीं, हमेशा ये थोड़ा बहुत ये करता था, लेकिन मैं सुनता नहीं था सर्टन चीज़ को, है ना, मैं इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होता था। फिर वो लोग प्रेशर करता था, तुम स्टडी करो, या ऐसा नहीं होगा तो फिर तुम आगे बढ़ने का मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा देख लो बोल के। बहुत मतलब स्पेशली मदर का प्रेशर बहुत रहता था, बिकॉज मदर ही ज़्यादा हमारे साथ घर पे, और ये तो डैडी सुबह बिजनेस है तो शाम को आने का, रात को आने का, ऐसा रहता था इसलिए। लेकिन मेरा जो इन्वॉल्वमेंट है वो लोग थोड़ा प्रेशर करता था, लेकिन मैं जो करना चाहता था वो करता था। और इसके साथ वो कलेक्ट करने के लिए जाता है ना, वो लोग बोलता था नहीं कल आ जाओ, परसों आ जाओ। फिर हम कल परसों ऐसा जाएगा, क्या आप लोन दिया है क्या हमको, इतना क्यों पीछे पड़ा है बोल के, ये भी हमको सुनना पड़ता था। हाँ, लेकिन वो काम में जब भी बचपन में 7-8 साल में ये इन्वॉल्वमेंट एक अलग चीज़ में जाना चालू हो गया था। हमेशा सोचता था एक दूसरा, इवन घर में भी ये भी बोलता था, घर का काम से ज़्यादा बाहर का ही काम करता था। ये भी घर पे सब लोग ही बोलता था मेरे को। सर वो कौन सी उम्र थी जब पिताजी को आपने बचपन से जैसे देखा, हालांकि वो बिजनेस में रहते थे, आपकी मम्मी ने आपको ज़्यादा प्रेशर डाला पढ़ाई के लिए, वही ज़्यादा ध्यान रखती थी, लेकिन पिताजी की किस चीज़ को आपने सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व किया जो आपको बहुत ज़्यादा शुरू से असर किया जिस पर? नहीं, वो एक अलग इंसान था, टोटली ऐसा इंसान था। हमेशा 1 रुपए भी किससे, मतलब हमेशा वो ऐसा एक्टिंग करके बता देता था, मतलब तुम्हारा हाथ हमेशा ऐसा रहना चाहिए, कभी ऐसा नहीं रहना चाहिए। क्या बात, ये हमेशा वो बता देता था। इतना ही नहीं है, उसका होल जिंदगी में हमने देखा है 1 रुपए भी किसका काया नहीं था, ना चीटिंग नहीं किया था। ऐसा सिचुएशन, मतलब जो भी खर्चा करना है तो उसका जेब से खर्चा करके 4 लोगों के साथ में जाता था, किसके पास मतलब वो खर्चा करो ऐसा कुछ ही नहीं था उसमें। और उसका एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर था, जो भी बोलना है ना सामने सामने बोल देता था। बहुत लोगों को कड़वा लगता था उसका, जी, हाँ, क्यों इतना सामने बोल देता है बोल के, लेकिन उसका मन इतना साफ था, आई नो हिम वेरी वेल। और वो आदमी का मतलब पर्टिकुलर मेरा डैडी का जो सर्टन पॉइंट्स मेरा मन में भी आना चालू था, उसका जो आदमी व्यक्तित्व है, लेकिन भले कड़वा लगा
लेकिन कुछ जो हो अंदर एक रखना है, बाहर एक बात करना है, वो होना नहीं चाहिए बोल के, वो चीज़ मेरे को बहुत इम्प्रेस हुआ। मेरा लाइफ में भी वही मैंने। सर आप जो आज जो जीवन जी रहे हैं, जो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, क्या इसको आप मानते हैं कि पिताजी का आपके ऊपर बहुत गहरा असर रहा इन चीज़ों का? पक्का। इसमें इतना ही नहीं था, उन्होंने हमेशा सर्टन चीज़ ऐसा बोल देता था, देख रहे तुम तीनों लोग है ना, इतना अच्छा जगह में होने के लिए मैं कारण है, क्योंकि मैं किसका 1 रुपया भी खाए नहीं है। क्या बात है, इसलिए आप तीनों बच्चों लोग ये है, आप भी ऐसा रहो, तुम्हारा बच्चा लोग भी बहुत ठीक रहेगा। क्या बात। ये हमेशा ना मेरे को एक गाइडेंस जैसा वो बता देता था। इतना ही नहीं, बिजनेस के साथ उन्होंने पॉलिटिक्स में भी एंट्री था उधर का। जी वो तो बहुत मशहूर उनकी कहानी थी। हाँ, वो मैं जानना ही चाहता था, मैंने कहा आप बताएं वो। जी सर। और उन्होंने इलेक्शन में खड़ा रहना बोल के, फिर एक्चुअली इलेक्शन में भी खड़ा था जी, लेकिन ये मेरे को उन्होंने नहीं बोला, मेरा फ्रेंड का डैडी ने उसको बता दिया बोल के मेरे को बता रहा था। जब इलेक्शन में खड़ा था, जाके अनाउंस करना मतलब हमको वोट डाल दो बोल के बोलने के लिए। कभी उन्होंने इलेक्शन में खड़ा होके कोई पूछता था, नहीं यार अभी आप सबको बोलना पड़ेगा ना ऐसा बोल के, क्यों मेरा नाम मालूम नहीं क्या, वो डाल देगा वोट। ऐसा ही जीत गया था। क्या बात है। एक को पास भी जाके मेरे को वोट डालो बोल के नहीं बोला था। हाँ। और बाद में प्रेसिडेंट भी बने, पता चला है। हाँ, बाद में म्युनिसिपैलिटी का जो भी ये है उसका वाइस प्रेसिडेंट भी बनाए जी। और बनाने के बाद सर्टन मंथ्स हो गया, देखा सिचुएशन से, लेकिन इन्होंने एकदम सीधा बोलेगा तो ये पैसा का मामला में ना पैसा खाने का, वो कुछ उसको पसंद नहीं आता था। बाद में बाकी लोगों को देख लिया उन्होंने, बाकी लोगों का कारपोरेटर को देख लिया। देखने के बाद मैं रहने से ये लोगों का ऑब्जेक्शन होगा, मतलब करप्शन में। हाँ, उन्होंने उससे मैं इधर से रिजाइन कर देता हूँ, मैं निकल जाता हूँ। सर जिस तरह से पिताजी के चरित्र की और उनकी जो चीजें बता रहे हैं आप, उसके हिसाब से राजनीति उनको सूट भी नहीं करती थी, क्योंकि राजनीति में आज से नहीं शुरू से जो है सब इस तरह की चीजें चल रही है जो ऐसे चरित्र वाले आदमी को तो सूट करती ही नहीं थी। सर बराबर आपने जो बोला है ना, जब भी उसी टाइम से होने के बाद है ना, ही स्टॉप दैट पॉलिटिक्स। अच्छा। हाँ, मतलब उसको जमता नहीं बोल के उसको मालूम पड़ गया, इसलिए ही इज कंटिन्यूइंग इन हिज बिजनेस ओनली। सर मैं कुछ पढ़ रहा था आपके बारे में, तो एक चीज और पता चली थी, ज्यादातर लोग तो जैसे अगर हल्का सा खून निकल जाता है तो लोग उसको देख के घबरा जाते हैं, अगर ज्यादा खून को देख लिया तो लोग चक्कर खा के गिर जाते हैं। सर लोग तो इंजेक्शन लेने से भी डरते हैं, इवन उनको सिंपल अगर बहुत ज्यादा मजबूरी हो तब जाकर कोई इंजेक्शन लेते हैं, और उधर से भी वो नजर घुमा लेते हैं। लेकिन मैंने सुना है कि आपके गांव में एक रेलवे लाइन जाया करती थी, और उस रेलवे लाइन पर अक्सर एक्सीडेंट्स हो जाते थे और लोग सुसाइड कर लिया करते थे। तो उस छोटी एज में भी आप वहां जाकर के बकायदा वो एक्सीडेंट्स को देखा करते थे, वो इंसिडेंट्स को देखा करते थे, तो वो हिम्मत, वो करेज उस दौर में, उस एज में आपके अंदर कैसे आया? मेरा एक आप जो पूछ रहे हैं रियलिस्टिक में था। रियलिस्टिक में मैंने जब भी प्लेग्राउंड था, हम लोग खेलने के लिए जाता था जी, स्कूल का एक पीरियड होता था खेलने का पीरियड। जब भी खेलने के टाइम वो रेलवे लाइन वो स्कूल का नजदीक में ही था जी। जब भी वो ट्रेन रुक गया तो फिर कोई तो एक्सीडेंट हुआ बोल के मालूम पड़ जाता था। अच्छा। हाँ, हम खेलना बंद करके हम भागता था उधर, पहले भागता तो बोलेगा तो उधर है ना, हर पीस जब भी होता था, मतलब जब भी रेलवे से टकराव होता तो फिर पूरा अलग अलग पीसेस हो जाता था। ईच पीसेस को हम घूम के देखता था। ये एक बार नहीं है, ऐसा 3-4-5 साल ऐसा जब भी स्कूल का उधर जब भी हुआ है एक्सीडेंट, या जब भी ऐसे इंसिडेंट्स में आप गए हैं वहां पे? हर टाइम में मैं जब भी पे खेलने का रहता था उसी टाइम जब। लेकिन ये हिम्मत, ये डेयरिंग, ये कहाँ से, किस तरह से? नहीं, इसका बारे में मेरा डैड भी एक बार बोलता था, पुलिस लोग जाके पंचनाम करने से पहले तुम्हारा प्रेजेंस रहता है बोल के हमेशा। हाँ, लेकिन बहुत लोग बोलता था, अभी आपने बोला है थोड़ा ब्लड देखेगा तो भी कितना चक्कर आता, ये आता है, लेकिन मैं उसी वक्त भी मेरे को कुछ भी डर नहीं होता था, कुछ भी डर नहीं होता था, पूरा देख के मैं वापस आता था। वो हमेशा, मतलब बचपन से भी मेरे को एक डेयरिंग समझो, आई डोंट नो मेरा अंदर का क्या था होगा, ऐसा जो चीज़ों में मेरे को डर नहीं होता था। पर ये एक तरह की सेवा भावना थी सर, अगर कोई जख्मी है, उसको कम लगा है तो आप उसको हॉस्पिटल भी पहुंचाते होंगे और उसकी मदद भी करते होंगे, तो ये सेवा भावना शुरू से रही मतलब? हाँ, हमेशा, मतलब मैं उसी टाइम से भी किया भी। आप जो पूछ रहे हैं ऐसा सिचुएशन में हॉस्पिटल लेके जाना है, ऐसा काम उसी टाइम भी किया है। लेकिन वही
अंदर का मन ऐसा था बोल के ये डेयरिंग आता था क्या मालूम नहीं मेरे को, लेकिन मैं हर चीज़ में कभी डर नहीं होता था, कभी डर नहीं होता था। और मेरा डैड भी ऐसा ही था, और इन्होंने लास्ट उसका डेथ होने से पहले मेरा साथ ही रहता था मुंबई में, लेकिन उसका सामने कुछ बोलता था, नेक्स्ट मोमेंट में आपका डेथ है बोलेगा तो फेस कट में चेंज नहीं होता था। मतलब उसको हाँ ठीक है रे, मेरा टाइम आया क्या, वो ठीक है। वही चीज़ मेरा इसमें आया क्या मालूम नहीं है, मेरे भी ऐसा ही है। हर चीज़ में मतलब बहुत लोगों को मैंने देखता हूँ, एक छोटा सा होगा तो क्या होगा डरता है, लेकिन मेरा इसमें से वो चीज़ नहीं बैठा है। सर ये तो आपकी बात हुई, लेकिन अब जैसे आपने बताया कि पूरे परिवार पढ़ा लिखा था, एकदम एजुकेशन का बहुत पूरा माहौल था आपके घर में, तो आपके जो दो बाकी के जो बड़े भाई थे, फिर उनका सपोर्ट किस तरह से था, उनका तालमेल और आपका तालमेल? नहीं, अभी मेरा उसका तो मेरा बड़ा भाई तो बहुत स्ट्रिक्ट था। अरे बाप रे। हाँ, एकदम जब ये पढ़ने के लिए बैठा तो फिर उन्होंने बहुत ऑब्जर्व करता था। इवन हमको जब ये प्राइमरी स्कूल में था, वो मैथमेटिक्स और साइंस भी वो सिखा देता था। उसका डेडिकेशन, बिकॉज ही इज़ लेक्चरर था, इसलिए उसका सपोर्ट मेरे को बहुत अच्छा मिला। और सेकंड ब्रदर था, इंजीनियर पढ़ रहा था, मेरे से भी थोड़ा 3-4 साल का बड़ा था, लेकिन उन्होंने भी हमेशा मतलब वो हमेशा स्टडी करने के लिए बैठता था, मैं नहीं बैठता था। अच्छा। लेकिन यही शिकायत तो मेरा मदर तक का, मेरा बड़ा भाई के पास ये शिकायत ज़्यादा था। अच्छा। इसलिए वो लोग ऐसा प्रेशर करता था, वो बैठता है तो तुम क्यों नहीं बैठते, तुम भी बैठ के स्टडी करो, नहीं तो आगे जाके तुम्हारा जिंदगी कैसा रहेगा, बाद में मुश्किल होएगा, इसलिए हम इतना तुमको प्रेशर कर रहे, फोर्स कर रहे हैं जी बोल के वो लोग ये कर लेता था। लेकिन दोनों भाई लोगों का मेरे को अच्छा सपोर्ट था इसमें। और सारे लोग पढ़ाई में एकदम एक्सेल करते थे सर, एकदम। हाँ, वो लोगों का क्या ज़्यादा स्टडी भी करता था, वो अच्छा भी था। लेकिन मेरा था जस्ट मतलब वो चीज़ में मेरे को रैंक आना है, मेरा डिस्टिंक्शन करना है, वो चीज़ कभी हमेशा से नहीं रहा। उसका कितना ज़रूरत है उतना स्टडी करता था, उतना लिख के आता था, उसमें कुछ भी ये प्रॉब्लम नहीं था। मैं कितना स्टडी करेगा ना उतना लिखने का, उतना मेरे पास कितना ये था, वो हिसाब से मैंने करता था। लेकिन वो लोग कैसा ये लेता था, उतना मैं स्टडी नहीं करता था, उतना मार्क्स नहीं ले सकता था, लेकिन मेरे नॉर्मल में मैं कर लेता। सर रैंक आपको उस वक्त मिला नहीं मिला ये बात अलग है, लेकिन आज आप लोगों को रैंक दिलवा रहे हैं, आज लोगों को संपत्ति दिलवा रहे हैं, उनको सुखी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हम बहुत सारे पहलू हैं जानने के लिए, हम ज़रूर उन पहलुओं पर आएंगे और उन पर बात करेंगे। फिलहाल इस एपिसोड में आप हमें इजाज़त देंगे सर, बहुत अच्छा लगा। हम पूरी सीरीज़ आपके साथ करनी है सर। फिर अभी नमस्कार सर। नमस्कार दोस्तों, ये वो शख्सियत है कि जिनके बारे में इतने में बात खत्म नहीं होती, बहुत सारी बातें करनी बाकी है अभी, बहुत सारी चीज़ें करनी बाकी है अभी तो दोस्ती होगी, उसके बाद फिर हाई स्कूल होगा, फिर कॉलेज होगा, न जाने और कितनी चीज़ें आएंगी, कितनी चीज़ें निकल कर आएंगी कि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व के रूप में जब निर्माण होता है तो वो किस तरह से होता है। ये तो अभी जस्ट शुरुआत है। आप बने रहिए हमारे साथ इसी चैनल पर, बहुत सारी बातें होंगी मानव गुरु के साथ। नमस्कार।